Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing the character sketch of the novel Sister Carrie, written by prolific American novelist and journalist Theodore Dreiser. And this American novel was published in 1900 and the genre of the novel is realism and naturalism. तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस नॉवल के कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। तो इस नॉवल की जो सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है कैरी मीबर। कैरी मीबर और इसका पूरा नाम है कैरोलाइन मीबर। कैरोलाइन मीबर, और क्योंकि इसको शॉर्ट में बोला गया है कैरी, और इसीलिए हमारे इस पूरे नॉवल का टाइटल क्या है, सिस्टर कैरी, क्योंकि इसी के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है, तो इसीलिए इसी के नाम पे पूरा टाइटल है सिस्टर कैरी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कैरी मीबर इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल। कैरी मीबर जो है वो इस पूरे नॉवल की सेंट्रल कैरेक्टर है, यानी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। She is young, innocent country girl who comes to Chicago with dreams of a better life. तो देखो she is young, ये सिर्फ 17 year old यानी सिर्फ ये 17 साल की है, and she is innocent यानी बहुत ज़्यादा innocent भी है। और देखो ये कंट्री गर्ल है। कंट्री गर्ल का सिंपल सा मतलब है कि कोई विलेज गर्ल कह लो, यानी छोटे से शहर से, छोटे से गांव से ये शिकागो में जाती है, एक बिग सिटी में। किस लिए? एक बेटर लाइफ के लिए, ताकि उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, ज़्यादा कुछ वो कर सके अपनी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा कर सके, इसलिए वो शिकागो जाती है। एट फर्स्ट शी इज शाय, डिपेंडेंट एंड मोरली अनसर्टेन। तो देखो शुरू में जब हम इस नॉवल को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब ये शिकागो जाती है तो शुरू में बहुत ज़्यादा शाय है, शर्मीली सी है, डिपेंडेंट है, क्योंकि इसके पास अभी जॉब नहीं है शिकागो में। वो अपनी सिस्टर के घर पे जाती है, तो इसके पास कोई जॉब नहीं है। ये अपनी ज़रूरतों के लिए अपनी सिस्टर के ऊपर, अपने जीजू के ऊपर डिपेंड रहती है, तो इसीलिए ये डिपेंडेंट भी है और शाय भी है, हम देखेंगे। और मोरली अनसर्टेन का क्या मतलब है कि इसको अभी समझ नहीं है कि कौन सी चीज़ सोशली कौन सी चीज़ सही है और गलत है, और ये बहुत ही ज़्यादा इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है, क्योंकि अभी ये छोटी है, इसने ज़्यादा दुनिया देखी नहीं है, तो ये इजीली इन्फ्लुएंस्ड नहीं, यानी अगर इसको कोई कुछ कहता है तो ये उनकी बात मान जाती है, बिल्कुल आसानी से उनकी बातों में आ जाती है। पॉवर्टी फ्राइटेन्स हर एंड कंफर्ट अट्रैक्ट्स हर। पॉवर्टी उसको डराती है, लेकिन कंफर्ट जो है उसको अट्रैक्ट करती है। लेकिन जब तक वो पॉवर्टी में रहेगी, गरीबी में रहेगी, वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी सकती है, तो इसीलिए वो शिकागो में गई है ताकि वो कुछ अच्छा कर सके, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। कैरी ग्रेजुअली बिकम्स एम्बिशियस एंड सेल्फ सेंटर्ड। कैरी जो है वो धीरे धीरे एम्बिशियस बन जाती है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर टू सक्सीड, यानी उसको अपनी जिंदगी में कुछ करना है। धीरे धीरे वो सेल्फ सेंटर्ड भी बन जाती है। शी यूजेस मैन लाइक ड्राउट एंड हर्स्टवुड टू राइज सोशली। तो इसमें जब हम पढ़ेंगे इस नॉवल को तो हम देखेंगे कि और भी कैरेक्टर्स है इसमें, तो इसमें ये इन लोगों को यूज करते हैं, इंटेंशनली नहीं, वो अपने आप हो जाते हैं कि अगर इसको ज़रूरत होती है तो वो लोग इसकी हेल्प कर देते हैं। उसको कोई चीज़ चाहिए होती है तो दिला देते हैं, अगर उसको कुछ अच्छा खाना होता है तो वो भी, और उसकी शॉपिंग भी करवा देते हैं। तो एक तरीके से वो इसकी हेल्प करते हैं ये दोनों, हर्स्टवुड और ड्राउट। Though she achieves fame and wealth as an actress, she remains emotionally dissatisfied. और हम इसमें पढ़ेंगे कि शुरू में जब ये विलेज गर्ल होती है और शिकागो में जाती है तो इसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो एक्ट्रेस बन जाती है, उसके पास पैसा आ जाता है, उसके पास फेम आ जाता है, लेकिन फिर भी वो इमोशनली डिससेटिस्फाइड रहती है, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं इमोशनली उसको एम्प्टी सा फील होता है, खालीपन, नॉट फीलिंग हैप्पी फुलफिल्ड, और उसको संतुष्टता महसूस नहीं होती पैसा और फेम होने के बाद भी। हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द अमेरिकन ड्रीम्स इल्यूजन, मटीरियल सक्सेस विद इनर हैप्पीनेस। तो देखो इसका सिंपल सा मतलब है, अमेरिकन ड्रीम का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब है कि लोग सोचते हैं कि अगर आपके पास फेम है, अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है, यानी फेम और मनी इज इक्वल टू हैप्पीनेस। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो जो कैरी है इसके पास लास्ट में कुछ नहीं, मतलब शुरू में कुछ नहीं होता है, लेकिन लास्ट में इसके पास सब कुछ होता है, लेकिन खुशी नहीं होती। इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं हम। एम्बिशियस, इम्प्रेशनेबल एंड मटीरियलिस्टिक। देखो ये एम्बिशियस तो है, यानी इसको अपनी जिंदगी में कुछ करना है। फिर है इम्प्रेशनेबल, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाती है अपने आसपास के लोगों से, अपनी सराउंडिंग से। फिर है मटीरियलिस्टिक। मटीरियलिस्टिक का सिंपल सा मतलब होता है जिन लोगों का सामानों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, यानी कुछ मटीरियल चीज़ों में मटीरियलिस्टिक कुछ भी हो सकती है वो सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा कैरेक्टर जॉर्ज हर्स्टवुड। जॉर्ज हर्स्टवुड इज अ रिस्पेक्टेबल मिडिल एज्ड मैनेजर ऑफ अ शिकागो सलून। जॉर्ज हर्स्टवुड ये जो है ये एक इज्जतदार मिडिल एज्ड मैन है एंड ही इज मैनेजर ऑफ शिकागो सलून।
शिकागो में इसका एक सलून है, वहाँ का ये मैनेजर है। सलून का सिंपल सा मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे लोग बैठ के ड्रिंक करते हैं और बातचीत करते हैं, यानी एक तरीके से हम समझ लेते हैं बार या फिर पब। एंड ही इज कॉन्फिडेंट, डिग्निफाइड एंड सोशली पावरफुल एट फर्स्ट। तो शुरू में ये कॉन्फिडेंट होता है, डिग्निफाइड होता है यानी इज्जतदार होता है, एंड सोशली पावरफुल। सोशली पावरफुल का क्या मतलब है, यानी समाज में इसकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती है और इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी होता है, ये रिच भी होता है शुरू में। एंड ही इज अट्रैक्टेड टू कैरी बिकॉज शी रिप्रेजेंट्स यूथ एंड एडमिरेशन। तो देखो ये ऑल्दो ही इज मैरिड बट फिर भी ही इज अट्रैक्टेड टू कैरी, क्योंकि वो अभी यंग है और मतलब सुंदर भी लगती है, तो शी मेक्स अदर्स फील दैट शी इज इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल, है ना, क्योंकि वो यंग है अभी। However, his moral weakness leads him to steal money and run away with Carrie. लेकिन जब हम इस नॉवल को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये कैरी के साथ अपने ही घर से पैसे चोरी करके न्यूयॉर्क भाग जाता है, क्योंकि ये शुरू में अभी कैरी से अट्रैक्टेड है, तो इसे लगता है कि अब इसे अपने आगे की जिंदगी कैरी के साथ बितानी है, तो वो अपने ही घर में पैसे चुरा के न्यूयॉर्क चला जाता है कैरी के साथ। आफ्टर मूविंग टू न्यूयॉर्क ही स्लोली डिक्लाइंस, यानी न्यूयॉर्क जाने के बाद वो धीरे धीरे, डिक्लाइंस का मतलब है कि इसका जो कहते हैं ना डाउनफॉल शुरू हो जाना, तो इसके साथ यही होता है। जब ये न्यूयॉर्क चला जाता है तो इसकी बदनामी हो जाती है। शिकागो में इसकी वाइफ भी है, तो सबको पता लग जाता है कि इसने पैसे चुराए हैं, तो सबको पता लग जाता है, तो समाज में जो भी इसकी पहले इज्जत थी अब बिल्कुल भी नहीं रही है, तो एक तरीके से इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो और इसने जितने भी पैसे चुराए थे वो सारे पैसे धीरे धीरे खर्च हो जाते हैं और इसके पास उसके अलावा और कुछ पैसे नहीं बचते। तो न्यूयॉर्क जाने के बाद फिर इसका डाउनफॉल जो है वो शुरू होने लग जाता है। लूजिंग जॉब, प्राइड एंड आइडेंटिटी, यानी ये सब कुछ खो देता है। इसके पास अब जॉब भी नहीं है, जो इसकी इज्जत थी वो भी चली गई, और आइडेंटिटी, उसकी जो एक पहचान थी समाज में, वो भी चली गई। एंड ही बिकम्स पुअर, हेल्पलेस एंड फाइनली कमिट सुसाइड। तो देखो अब ये गरीब हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है और इसके पास सुसाइड करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। Hearstwood symbolizes the downfall of a man under capitalist society and loss of masculine authority. तो हर्स्टवुड जो है एक तरीके से एक सिंबोलिज्म है एक ऐसे इंसान के डाउनफॉल का जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहता है। मतलब कैसे, जब तक इसके पास वेल्थ थी, जब तक इसकी इज्जत थी पूरे समाज में, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही वो शिकागो से न्यूयॉर्क में गया वहाँ पर उसकी पहचान ही नहीं है, यानी वहाँ उसको कोई भी नहीं जानता। शिकागो में ऑलरेडी उसकी अब बेइज्जती हो चुकी है, अब उसके पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क जाने के बाद उसकी पूरी हालत चेंज हो गई। तो एक तरीके से इसका जो डाउनफॉल है ये एक ऐसे इंसान का डाउनफॉल दिखाता है जो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहता है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सिंपल सा मतलब है ऐसी सोसाइटी जहाँ पर पैसों को ज्यादा वैल्यू दी जाती है। अब हम इसके ट्रेट्स देख लेते हैं। प्राउड, प्राउड का सिंपल सा मतलब है दैट ही वॉज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स, कि उसने अपनी लाइफ में कितनी सारी अचीवमेंट्स करी, वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। फिर है वीक विल्ड, वीक विल्ड का सिंपल सा मतलब है कि जो उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं था, उसने रॉन्ग डिसीजन लिया कि वो कैरी के साथ भाग जाए, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक वाइफ है, क्योंकि वो मैरिड इंसान है, तो उसको यहाँ पे सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था, लेकिन उसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है। उसको जो ठीक लगा उसने वो किया, समाज के हिसाब से भी उसने नहीं सोचा कि सही है या गलत है। फिर है ट्रैजिक, दुखद, यानी शुरू में तो इसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा था, लेकिन बाद में इट वॉज ट्रैजिक इंसिडेंट दैट ही कमिट सुसाइड। फिर मॉरली फ्लॉड, इसका सिंपल सा मतलब है कि इसने मोरली रॉन्ग डिसीजन लिया, जो भी इसने चॉइसेस किए वो सब कुछ गलत थे, क्योंकि शुरू में ये सब कुछ स्टेबल था, है ना, उसके पास पैसा भी था, पूरे समाज में उसका नाम भी था, पर आगे जाके उसने गलत डिसीजन लिया, इसलिए सब कुछ उसका डाउनफॉल शुरू हो गया और बाद में उसने हार मान के सुसाइड कर लिया। फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, चार्ल्स ड्राउट। चार्ल्स ड्राउट, he is a cheerful, talkative and traveling salesman. He introduced Carrie to city life and comforts. तो देखो ये चीयरफुल यानी खुश इंसान है, टॉकेटिव है, बहुत ज़्यादा बातूनी है, एंड ट्रैवलिंग सेल्समैन। ही इंट्रोड्यूस्ड कैरी, यानी यही इंसान है जो कि कैरी को सिटी लाइफ से और कंफर्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि सिटी लाइफ कैसी होती है, और कंफर्ट यानी उसकी ज़िंदगी में शुरू में स्ट्रगल करना था उसको, वैसे तो क्योंकि वो शिकागो में गई है, वहाँ पे किसी को जानते नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी मुलाकात चार्ल्स ड्राउट से हो गई तो इसने उसके ऊपर खर्च करना शुरू कर दिया। एक तरीके से उसने उसको कंफर्टेबल लाइफ दी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों, इनकी मुलाकात कैसे होती है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। जब कैरी शिकागो जाती है तो रास्ते में इसकी मुलाकात होती है चार्ल्स ड्राउट से, और यहीं पर इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है और यहीं से इनकी मुलाकात होती है। यानी इससे पहले ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन ये लोग रास्ते में ही एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही इनकी जान पहचान होती है।
ही इज जनरस बट इररेस्पॉन्सिबल, यानी ये जनरस यानी दयालु तो है लेकिन इररेस्पॉन्सिबल है, इसके ऊपर मतलब इसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है बिल्कुल भी। ड्राउट लिव्स ओनली फॉर प्लेजर एंड अपीयरेंस, ड्राउट जो है वो प्लेजर के लिए यानी अपनी खुशी के लिए, जिस चीज़ में इसको खुशी मिलती है उस चीज़ के लिए जीता है, और सिर्फ इसको यही पड़ी रहती है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, इसका जो अपीयरेंस है ये कैसा दिखता है, इसको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, यानी ये इन्हीं सारी चीज़ों में लगे रहते हैं, और जो भी सीरियस चीज़ें हैं यानी इसकी जिम्मेदारी क्या क्या है उन सब पर इसका ध्यान जाता ही नहीं है। ही नेवर थिंक्स डीपली अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज और मोरालिटी, यानी जो जो चीज़ उसको पसंद है ये सब कर लेते हैं, लेकिन इसको ये नहीं होता कि अगर मैंने ऐसा किया तो इसका परिणाम क्या होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है उनके बारे में ये डीपली कभी नहीं सोचता। और मोरालिटी यानी एक तरीके से कि सही क्या है गलत क्या है इन सारी चीज़ों के बारे में भी ये नहीं सोचता, जो इसके मन में आता है वो ये कर देता है। हिज लव फॉर कैरी इज शैलो एंड टेम्परेरी, यानी हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में इनका अफेयर चलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इनका कुछ रियल लव हो। इसका जो लव है उसके लिए वो टेम्परेरी होता है और शैलो होता है, यानी सिर्फ कुछ टाइम का होता है। अनलाइक हर्सवुड ही सर्वाइव्स कंफर्टेबली बिकॉज ही अडेप्ट्स इजीली, ना ही हर्सवुड की तरह क्यों नहीं, क्योंकि हर्सवुड जो है उसने कैरी के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये अडेप्ट कर लेता है, मतलब जैसा सिचुएशन है उस तरीके से ये हैंडल कर लेता है, पर ये कभी ज्यादा सीरियस नहीं होता। एंड ड्राउट रिप्रेजेंट सरफेस लेवल सक्सेस एंड प्लेजर सीकिंग अर्बन लाइफ, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो ड्राउट का कैरेक्टर है वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करते हैं सरफेस लेवल सक्सेस। इसका सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी सक्सेस हम बाहर से देख सके, बाहरी रूप से, ऐसा नहीं कि उसके बैग में बहुत ज़्यादा पैसा है, उसको डीप सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आगे के लिए भी है, यानी उसका जो भी पैसा है वो सिर्फ इतना है जितने में वो दूसरों को पहन के दिखा सके, शो ऑफ कर सके, जो एन्जॉयमेंट है जो भी फन है सिर्फ उतना कर सके, बस उससे ज़्यादा नहीं, यानी दिखावे की चीज़ें वो कर सके, अफोर्ड कर सकता है, सिर्फ उतना है, ठीक है। और सीकिंग अर्बन लाइफ का सिंपल सा मतलब है जो सिटी लाइफ होती है उसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है शो ऑफ करना, तो ये चीज़ ड्राउट में बहुत ज़्यादा है, और ये सारी चीज़ें हम ड्राउट के कैरेक्टर से देख सकते हैं, तो वो यही सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। और इसके की ट्रेट्स क्या क्या हैं, केयर फ्री, मटीरियलिस्टिक, इररेस्पॉन्सिबल एंड चार्मिंग, यानी वो केयर फ्री है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है किसी चीज़ के लिए, मटीरियलिस्टिक है, ठीक है, इररेस्पॉन्सिबल यानी उसको भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और ये भी एक मैरिड आदमी होता है, और ही इज़ चार्मिंग यानी दिखने में अच्छा है। तो अभी हमने देखा दो कैरेक्टर्स कैरी के अलावा, चार्ल्स स्ट्राउट और जॉर्ज हर्सवुड। तो कैरी की सबसे पहले मुलाकात होती है इसी चार्ल्स स्ट्राउट से, उसके बाद जॉर्ज हर्सवुड से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे जो कि है मिनी हैंसन। मिनी हैंसन इज कैरीज एल्डर सिस्टर लिविंग इन शिकागो। जो मिनी हैंसन है वो कैरी की बड़ी बहन है और वो ऑलरेडी शिकागो में रहती है। शी इज़ प्रैक्टिकल, कोल्ड एंड फाइनेंशियली स्ट्रिक्ट। तो वो प्रैक्टिकल है और कोल्ड है, यानी उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा प्यार से नहीं रहती है, घुल मिल के नहीं रहती। एंड शी इज़ फाइनेंशियली स्ट्रिक्ट, यानी वो पैसों के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुली रहती है। मिनी एक्सपेक्ट कैरी टू अर्न मनी इमीडिएटली एंड कंट्रीब्यूट टू हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो देखो जैसे ही शिकागो में मिनी पहुंचती है अपनी बहन के घर पे, तो वहां जाते ही वो एक्सपेक्ट करती है कि जल्दी से कैरी की जॉब लग जाए, और वो जो घर के खर्चे हैं उनमें कैरी भी अपना योगदान दे, यानी मतलब पैसे कमाए, और घर के खर्च में अगर कुछ ज़्यादा खर्च हो रहा है क्योंकि मिनी अब रहती है तो उसके अकॉर्डिंग एक इंसान का खर्चा और बढ़ गया, तो मिनी जो है वो एक्सपेक्ट करती है कि वो अपना खर्चा खुद उठाए और घर के खर्चे जो भी उसके हिस्से में आ रहे हैं वो करे खुद से। एंड शी लैक्स इमोशनल वार्मथ एंड सिंपैथी, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो दिल से भी कठोर है, यानी वो बहुत ज़्यादा प्यार से नहीं रहती है उसके साथ, और उसके अंदर सिंपैथी भी नहीं है कि उसकी बहन अभी अभी आई है और वो तुरंत उसको कहती है कि वो अभी से ही अर्निंग करना स्टार्ट कर दे या फिर कहीं जॉब ढूंढ ले। हर बिहेवियर पुशेस कैरी टुवर्ड ड्राउट एंड लेटर हर्सवुड, और इसी का बिहेवियर कैरी को पुश करता है ड्राउट और हर्सवुड की तरफ, क्योंकि देखो अभी ये नई नई आई है तो शी नीड्स सम टाइम, कि उसको कुछ टाइम चाहिए, वो अच्छी जॉब ढूंढे, लेकिन इसकी बहन जो है वो जल्दी जल्दी मचाती है कि जल्दी से अपना काम ढूंढो, जल्दी जल्दी पैसे कमाओ। तो इस तरीके से क्योंकि वो एकदम से नहीं कर सकती है तो इसको किसी की हेल्प चाहिए, और हेल्प के लिए इसके पास कौन था, ड्राउट और हर्सवुड, तो वो उनकी ही हेल्प लेती है। अब एंड मिनी रिप्रेजेंट्स हार्श वर्किंग क्लास रियलिज्म, और मिनी जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है इस नावल में, हार्श वर्किंग क्लास रियलिज्म, यानी जो वर्किंग क्लास लोग होते हैं उनकी जो हार्श रियलिटी है उस चीज़ को, क्योंकि ये लोग शिकागो में रहते हैं, दे आर नॉट रिच, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, इनको कॉन्स्टेंटली काम करना ही पड़ता है अपने एक्सपेंसेस के लिए। तो एक तरीके से ये लोग ऐसी लाइफ को दिखाते हैं, वर्किंग क्लास लोगों की जो लाइफ होती है वो कैसी होती है।
और अब इसके की ट्रेट्स देख लेते हैं हम। प्रैक्टिकल, अनसिंपैथेटिक एंड रिजिड। तो ये प्रैक्टिकल है और ये अनसिंपैथेटिक है, यानी इसको दूसरों को देख के दया नहीं आती है, बहुत ज़्यादा कठोर है। और रिजिड का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त है, स्ट्रिक्ट है बिहेवियर से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, स्वेन हैंसन। स्वेन हैंसन इज मिनीज हस्बैंड। स्वेन हैंसन जो है वो मिनी का हस्बैंड है और कैरी का ब्रदर इन लॉ, यानी उसका जीजा। ही इज साइलेंट, सीरियस एंड हार्ड वर्किंग। ये साइलेंस है यानी बहुत ज़्यादा टोकता नहीं है, एंड सीरियस एंड हार्ड वर्किंग, और ये बहुत ज़्यादा मेहनती है। ही सपोर्ट्स मिनीज स्ट्रिक्ट एटीट्यूड टुवर्ड कैरी। तो देखो ये सपोर्ट करता है मिनी को, जो भी उसका बिहेवियर होता है कैरी की तरफ, कि वो स्ट्रिक्टली उसके साथ बिहेव करती है, उसको कहती है कि पैसा कमाओ, तो इन सारी चीज़ों में वो सपोर्ट करता है मिनी को। ही शोज लिटिल इमोशनल इन्वॉल्वमेंट एंड सिम्बलाइजेस द मैकेनिकल रूटीन ऑफ वर्किंग क्लास लाइफ। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं थोड़ा सा इमोशनल होता है, लेकिन इतना नहीं कि मिनी को रोक सके कि अपना बिहेवियर ठीक करे कैरी के प्रति, तो इतना नहीं है वो, पर हम थोड़ा सा देखते हैं। एंड ही सिम्बलाइजेस द मैकेनिकल रूटीन। मैकेनिकल रूटीन का सिंपल सा मतलब है, क्योंकि ये लोग वर्किंग क्लास पीपल हैं, यानी इनको डेली काम करना होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा रिच नहीं है। तो मैकेनिकल रूटीन का मतलब सिंपल सा है कि जैसे कोई मशीन हो जो हर रोज़ रिपीटेटिव काम करती रहे, यानी रोज़ रोज़ इनका सेम ही काम रहता है, हर रोज़ हार्ड वर्क। तो एक तरीके से ये लोग इस चीज़ को शो करते हैं, वर्किंग क्लास लाइफ को। और इसका की ट्रेट्स देखते हैं हम, क्वाइट, रिजिड एंड प्रैक्टिकल। यानी शांत है, रिजिड यानी कठोर, स्ट्रिक्ट एंड प्रैक्टिकल। ये भी मिनी की तरह ही सोचता है, प्रैक्टिकल। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, मिसेस वैंस। मिसेस वैंस, और इनका पूरा नाम होता है जूलिया वैंस। मिसेस वैंस इज कैरीज नेबर एंड फ्रेंड इन न्यूयॉर्क। तो जब ये लोग न्यूयॉर्क में जाते हैं, यानी जब ये हर्स्टवुड के साथ न्यूयॉर्क में जाती है, तो वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है। और मिसेस वैंस जो है इसकी पड़ोसी होती है और फ्रेंड भी होती है। एंड शी इज़ फैशनेबल, लाइवली एंड सोशली अवेयर। तो ये फैशनेबल है, लाइवली मतलब शी इज़ फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, एंड सोशली अवेयर। शी एनकरेजेस कैरी टू ड्रेस वेल एंड एंटर हाई सोसाइटी। और ये ही कैरी को एनकरेज करती है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और हाई सोसाइटी में एंटर करो। यानी एक तरीके से उसको एनकरेज करती है कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाओ, अच्छी तरीके से ड्रेस पहनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। एंड शी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवेकनिंग कैरीज एम्बिशन एंड टेस्ट फॉर लग्जरी। तो मतलब इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एक तरीके से, कि क्योंकि यही जो है ये कैरी को एनकरेज करती है कि वो ज़्यादा पैसा कमाए, अच्छी लाइफ जिए और अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और तुम्हें सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। तो एक तरीके से यही इसको पुश करती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो इसलिए इसका मेन रोल है इस पूरे नॉवल में। एंड मिसेस वैंस रिप्रेजेंट्स सोशल इन्फ्लुएंस एंड इमिटेशन। और मिसेस वैंस जो है ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है सोशल इन्फ्लुएंस को, यानी कि समाज का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं, कैसे रहते हैं, हमें उन्हें कॉपी करना चाहिए। यानी जो हमसे अपर क्लास के लोग हैं, जो हमसे अमीर लोग हैं, वो कैसे रहते हैं। और ये इनकरेज करती है कैरी को भी कि तुम देखो, उन्हें नोटिस करो कि जो अपर क्लास के लोग हैं, यानी वहाँ की जो लेडीज़ है, जो रिच विमेन है, वो किस तरीके से कपड़े पहनती है, तो तुम भी उन्हें कॉपी करो। तो एक तरीके से ये चीज़ भी वो कैरी को सिखाती है। अब हम इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं, दैट शी इज स्टाइलिश, सोशल एंड इन्फ्लुएंशियल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर, बॉब एम्स। बॉब एम्स इज मिसेस वैंस कजन। तो बॉब एम्स जो है वो मिसेस वैंस का कजन होता है। ही इज इंटेलिजेंट, आइडियलिस्टिक एंड मोरली थॉटफुल। तो ये इंटेलिजेंट है, आइडियलिस्टिक और मोरली थॉटफुल, यानी इसको समझ है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, बहुत डीप थिंकिंग करता है हर चीज़ के बारे में, और ये इंटेलिजेंट भी है। अनलाइक ड्राउट एंड हर्स्टवुड, ही क्वेश्चंस मटीरियलिज्म एंड सोशल करप्शन। यानी ये ड्राउट और हर्स्टवुड से बिल्कुल अलग है, वो लोग मटीरियलिस्टिक थे, तो ये ऐसा नहीं है। ही इन्फ्लुएंसेस कैरी इंटेलेक्चुअली एंड अवेकन्स हर इमोशनल डेप्थ। और ये कैरी को इंटेलेक्चुअली इन्फ्लुएंस करता है, यानी उसको समझाता है कि मटेरियल चीज़ों से बहुत ऊपर है मन की शांति। यानी जो हमें खुशी चाहिए होती है, वो सारी खुशी सिर्फ इन चीज़ों में ही नहीं होती। जो लोग मटेरियलिस्टिक होते हैं उन लोगों को सारी खुशी नहीं मिलती, कहीं ना कहीं वो लोग वंचित रह जाते हैं असली खुशी से। क्योंकि अभी तक इसके बॉब एम्स के अलावा जिन जिन लोगों से मुलाकात हुई थी कैरी की, यानी ड्राउट से, हर्स्टवुड से, उन सब से उसने सिर्फ कुछ चीज़ें सीखी, क्या क्या शो ऑफ करना, थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट करना, फन करना। तो ये सारी चीज़ों से हट के
जो एक अलग खुशी होती है, उस चीज़ को पाना मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा हटके है, अलग है। तो ये सारी चीज़ें बॉब एम्स कैरी को सिखाता है। And he represents moral consciousness and idealism, though he does not control the story. तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मोरल कॉन्शियसनेस, यानी इसको इस चीज़ की अवेयरनेस है कि कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है। इसके की ट्रेट्स देख लेते हैं हम। थॉटफुल, आइडियलिस्टिक एंड मोरली अवेयर, यानी ये थॉटफुल है, हर चीज़ को अच्छी तरीके से सोच समझ के करता है। आइडियलिस्टिक एंड मोरली अवेयर, यानी इसको समझ है कि क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ के लिए ये अवेयर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि है मिसेस हर्स्टवुड। मिसेस हर्स्टवुड इज जॉर्ज हर्स्टवुड वाइफ, यानी ये जॉर्ज हर्स्टवुड की वाइफ है। शी इज़ प्राउड, डोमिनेटिंग एंड सोशली एम्बिशियस। ये प्राउड है, डोमिनेटिंग है और सोशली एम्बिशियस है। सोशली एम्बिशियस का क्या मतलब है कि इसको सिर्फ ये पड़ी रहती है कि समाज में ये अपनी जगह, अपनी पोजीशन किस तरीके से बढ़ाए, किस तरीके से प्राप्त करे। शी वैल्यूज स्टेटस मोर देन इमोशनल कनेक्शन, और ये स्टेटस को ज़्यादा वैल्यू देती है देन इमोशनल कनेक्शन, यानी इसको इस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू नहीं है कि इसकी इमोशनल जो कनेक्शन है किसी के भी साथ वो कैसी है। ठीक है, ये ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ को देती है, स्टेटस को, कि समाज में इसकी कैसी जगह है, समाज में लोग इसको कैसे देखते हैं। हर कोल्ड बिहेवियर कंट्रीब्यूट्स टू हर्स्टवुड इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, और इसी का जो कोल्ड बिहेवियर है, इसी की वजह से जो हर्स्टवुड है, मिस्टर हर्स्टवुड, वो एक तरीके से इमोशनली डिससेटिस्फाइड फील करते हैं क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो कोल्ड है उनके प्रति। एंड शी रिप्रेजेंट्स रिजिड सोशल मोरालिटी एंड क्लास प्राइड। इसका सिंपल सा मतलब है दैट शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मॉरल्स एंड शी इज़ प्राउड ऑफ हर सोशल पोजीशन, यानी इसके जो मॉरल्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। जो चीज़ गलत है वो नहीं होनी चाहिए, जो सही है सिर्फ वही होनी चाहिए। और इसका जो सोशल पोजीशन है, समाज में जो इसकी जगह है वो बहुत ऊंची है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। यानी अगर कोई भी लोग, कोई भी इंसान अगर इसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता तो ये उनको वैल्यू भी नहीं देती। अब इसके ट्रेट्स देख लेते हैं हम। प्राउड, कंट्रोलिंग, स्टेटस कॉन्शियस, यानी ये प्राउड है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से और उसी में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है, बहुत हैप्पी है। एंड कंट्रोलिंग, एक तरीके से ये कंट्रोलिंग भी है। एंड स्टेटस कॉन्शियस, इसका सिंपल सा मतलब है कि बाकी जो लोग हैं वो उनके सोशल पोजीशन को किस तरीके से देखते हैं या फिर लोग उनको किस तरीके से देखते हैं, तो उसके लिए सिर्फ यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर अब हम देखते हैं जेसिका एंड ग्रेस। दोनों बहनें हैं और मिस्टर हर्स्टवुड और मिसेस हर्स्टवुड की बेटियां हैं। दे आर हर्स्टवुड्स डॉटर्स। दे आर इनडिफरेंट एंड डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड देयर फादर। तो ये लोग इनडिफरेंट हैं और डिसरिस्पेक्टफुल हैं। इनडिफरेंट का सिंपल सा मतलब है नॉट केयरिंग, यानी उन्हें कोई परवाह नहीं है अपने फादर की, और वो लोग डिसरिस्पेक्टफुल है, यानी उन्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं है अपने फादर की। और ऐसा नहीं है कि जब वो कैरी के साथ भागे न्यूयॉर्क चले गए थे पैसे चुरा के, उससे पहले से उनको प्यार था, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उनका जो बिहेवियर है अपने फादर के प्रति वो शुरू से ही बिल्कुल नॉर्मल था और उसके बाद फिर वो और ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे, यानी जब वो कैरी के साथ भागे उसके बाद से, और उससे पहले से भी बहुत ज़्यादा इनका कुछ लगाव नहीं था अपने फादर और मदर के साथ। ठीक है, मतलब इनका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। Their behavior highlights the emotional emptiness of the Hurstwood family, और इनका जो बिहेवियर है वो इमोशनल एम्प्टीनेस दिखाता है इनकी फैमिली का, क्योंकि जो मदर है, जो मिसेस हर्स्टवुड है, उसको मिस्टर हर्स्टवुड से कोई मतलब नहीं है, बस यही मतलब है कि समाज में वो कैसी दिखती हैं। और जो बच्चे हैं, यानी ये जो बेटियां हैं, इनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको भी अपने फादर के लिए कुछ भी केयर नहीं है। तो एक तरीके से ये चीज़ जो है वो इमोशनल एम्प्टीनेस शो करते हैं, यानी इमोशनली खालीपन। ठीक है, कोई लगाव नहीं पूरी फैमिली में, कोई प्यार नहीं एक दूसरे से, तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो एक इमोशनल एम्प्टीनेस को शो करते हैं। अब हम देखते हैं इनके की ट्रेट्स इन दोनों सिस्टर्स के। दे आर सेल्फ सेंटर्ड एंड सोशली एम्बिशियस। सेल्फ सेंटर्ड का क्या मतलब है, उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। ठीक है, एंड सोशली एम्बिशियस का क्या मतलब है कि वो लोग समाज में अपनी जगह कैसे बनाए, अपनी पहचान कैसे बनाए, फेम कैसे लाए, इन सारी चीज़ों के बारे में ही बस उनको फ़र्क पड़ता है, ना कि अपनी फैमिली से। अब हम चलते हैं, देखो अभी तक तो हमने 9 कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया जो कि इस नॉवल के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद माइनर कैरेक्टर्स भी हैं, काफ़ी सारे एक्टर्स, मैनेजर, वर्कर्स, और एक और है मिसेस हेल जो कि कैरी की ही पड़ोसी होती है शिकागो में। तो आज की इस वीडियो में हमने इस नॉवल के सारे कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया, और इसके अलावा हम इस नॉवल की समरी को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी।
और आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जो भी डिस्कस किया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया हो, एंड इफ सो देन प्लीज लेट मी know in the comment box and share this video with your friends as well so that they can get help from it, and don't forget to subscribe my channel, and I'll see you in the next video.